गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः एसएससी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी सेक्शन को लेकर के उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सामान्य अध्ययन की तैयारी हेतु दो माध्यम में पुस्तक उपलब्ध कराई गई है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। यहाँ पर 6500 प्लस प्रश्नों का संकलन है जो चैप्टर वाइज क्रम में व्यवस्थित किया गया है और यहाँ पर उसका विस्तृत एक्सप्लेनेशन भी प्रस्तुत है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार अपने पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत कई प्रश्नों की चर्चा करते हुए इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का डिस्कशन कर रहे हैं और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का आज भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आइए अपने प्रश्न को हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि टॉपिक जो चल रहा है ये ज्योग्राफी का ही है और ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय जल निकासी की व्यवस्था। यहाँ पर एक प्रश्न है जो प्रीवियस एपिसोड का था, इसमें कुछ डाउट था इसलिए हमने इसको वहां पर डिस्कस नहीं किया। यह प्रश्न है, वेयर इज द जय हिंद ब्रिज लोकेटेड इन इंडिया। तो यह भी जो प्रश्न है विशेष तौर पर देखो, कहीं पर कोई भी स्टेट ये किसी कारण से चर्चा में है, जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश, अगर यहां पर इलेक्शन आ गया या कोई स्टेट वहां पर कुछ इलेक्शन आ गया तो फिर वहां से प्रश्न की थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि जो स्टेट किसी कारण से न्यूज में है वहां का छोटा छोटा प्रश्न भी बन सकता है। और उसी दृष्टिकोण से यह प्रश्न था कि भारत में जय हिंद पुल कहां पर है, तो यह कहां पर है, कोलकाता में है। कहां पर है, कोलकाता में। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन झारखंड, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। यहां पर विकल्प है कोयना, मैथुन, मेट्टूर और सरदार सरोवर। तो आप सभी को स्पष्ट होगा सरदार सरोवर जो है या किस नदी पर है, तो नर्मदा पर है। और कहां पर है, तो गुजरात में है। फिर मेट्टूर, मेट्टूर के बारे में भी हम लोगों ने बताया है। मेट्टूर जो है एक कहां पर है, यह आपकी कावेरी नदी पर है। कहां पर है, कावेरी पर है। और कहां पर है, तमिलनाडु में है। इसी प्रकार कोयना महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और मैथुन जो डैम है यह आपका झारखंड में है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पूर्व, इस प्रकार से एक नदी है जिसका नाम है दामोदर और दामोदर की एक सहायक नदी जिसका नाम है बराकर। क्या नाम है, बराकर। इसी बराकर पर दो डैम है, एक का नाम है तिलैया, क्या नाम है, तिलैया, और एक का नाम है मैथुन। ये दोनों डैम जो हैं इसी बराकर नदी पर हैं और कहां पर हैं, दोनों के दोनों झारखंड में हैं। इसी प्रकार इस पर भी एक डैम है जिसका नाम है पंचेत। क्या नाम है, पंचेत। ये भी कहां पर है, झारखंड में है। और एक डैम और मिलता है जिसका नाम है दुर्गा बैराज। क्या नाम है, दुर्गा बैराज। तो इस प्रकार से कुछ डैम है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है और ये दामोदर नदी के संबंध में पूछा गया है। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न भी बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें और उत्तर दें। क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट लाई ऑन द पाथ ऑफ रिवर गंगा, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता है। यहां पर क्या क्या ऑप्शन है, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, पटना। तो हमें आशा है कि आप सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पटना भी गंगा नदी के ही तट पर है, कानपुर भी है, प्रयागराज है। लेकिन जो लखनऊ है यह जिस नदी के तट पर है उस नदी का नाम है गोमती। क्या नाम है, गोमती। गोमती नदी के तट पर है लखनऊ प्लस जौनपुर। कौन, जौनपुर। और इसी गोमती की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सई। क्या नाम है, सई। सई नदी के तट पर जो नगर है उसका नाम है, आप देखेंगे यहां पर रायबरेली है। क्या है, रायबरेली। और सई की भी एक सहायक नदी जिसका नाम बकुलाही है। क्या नाम है, बकुलाही, जिस पर आपको मिलता है प्रतापगढ़। क्या मिलता है, प्रतापगढ़। इस प्रकार से इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा ए, क्योंकि ए गंगा नदी के तट पर नहीं है, इसलिए यही आंसर है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर और अगले प्रश्न को भी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ करके उत्तर हम लोग देंगे। क्या प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैराज, बैराज को ही हम लोग डैम भी बोलते हैं, इज क्लोजेस्ट टू द इंडिया बंगाल्स बॉर्डर। बस डिफरेंस क्या है, यहां पर बैराज अगर हम स्पेशल शब्द प्रयोग करते तो इसका तात्पर्य ये बाढ़ नियंत्रण के दृष्टिकोण से बनाया गया है।
यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है? यहाँ पर ऑप्शन है तिलैया, फरक्का, दुर्गापुर और मंसजोर। तो स्पष्ट होगा यहाँ पर जो दुर्गापुर है ये कहां पर है? ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि दामोदर नदी पर है। तो दामोदर नदी थोड़ा सा यह बांग्लादेश से दूर जाती है। फिर लिखा है यहाँ पर फरक्का है, फिर यहाँ पर लिख रहा है फरक्का कहां पर था? हमने क्या बताया था? हम कह रहे थे कि ऐसे जब गंगा नदी आ रही थी वेस्ट बंगाल में तो यहीं से इसकी दो शाखा हो जाती है, एक हुगली हो जाती है और एक हो जाती है गंगा। तो यही जो फरक्का है, क्योंकि इसी के पश्चात जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है बांग्लादेश। तो सबसे नियरेस्ट जो प्लेस है वो है फरक्का। क्या है? फरक्का सबसे नियरेस्ट है, जबकि अन्य जो हैं तुलनात्मक तौर पर बांग्लादेश की सीमा से क्या है? दूर है। इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ पर? फरक्का बैराज, जहां से गंगा नदी की दो शाखा होती है, एक का नाम हो जाता है हुगली और एक का नाम हो जाता है गंगा, और यही कालांतर में आपकी पद्मा और मेघना के नाम से जानी जाती है। आगे आते हैं और अगला यहाँ पर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज कंस्ट्रक्ट अक्रॉस द रिवर कृष्णा? अर्थात निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है? विकल्प है नागार्जुन सागर, टिहरी, भाखड़ा नांगल और हीराकुंड। तो आप सभी लोगों को स्पष्ट होगा हीराकुंड जो है ये कहां पर है, भाखड़ा नांगल कहां पर है, टिहरी कहां पर है। टिहरी के बारे हम लोग देखे ना, टिहरी कहां पे था? आपकी भागीरथी पर था। किस पर था? भागीरथी पर था। हीराकुंड कहां पर है? हीराकुंड आपकी महानदी पर है। कहां पर है? महानदी पर है। और भाखड़ा नंगल कहां पर है? ये आपको मिलता है सतलज पर है। किस पर है? सतलज पर है। तो यहां पर कृष्णा नदी पर एक ही बचेगा और उसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर। क्या है? नागार्जुन सागर। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर? अर्थात निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अगर हमारा यह भारत का मैप है, यहां पर आपको एक रेखा मिलती है जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। ऐसी कर्क रेखा गुजरती है। तो कह रहा ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा के उत्तर में है? ऑप्शन क्या है? महानदी, कृष्णा, सिंधु और गोदावरी। तो गोदावरी तो भी दक्षिण में है, ये नहीं हो सकता। कृष्णा भी दक्षिण में है, महानदी भी दक्षिण में है, केवल यही सिंधु बसती है। कौन बसती है? सिंधु, जो मानसरोवर झील से निकलती है और पाकिस्तान होते हुए कहां गिर जाती है? अरब सागर में अपने जल का विसर्जन करती है। और जहां पर अपने जल का विसर्जन करती है उस स्थान का नाम क्या है? मकराना तट। क्या नाम है? मकरान तट। मकराना तट ये कहां पर है? पाकिस्तान में है, जहां पर यह सिंधु नदी अपने जल का विसर्जन करती है। किसमें? अरब सागर में। यहां तक बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट आपसे रहती है कि इस वीडियो के साथ साथ आप पुस्तक को अवश्य प्रेफर करें, क्योंकि पुस्तक का जो डिस्क्रिप्शन होता है यह आपको और ज्यादा इनरिच करेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसलिए आप मटेरियल पुस्तक के साथ साथ आप वीडियो को देखने का प्रयास करें तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द निजाम सागर डैम सचुएटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में निजाम सागर बांध स्थित है? यहां पर ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। देखो, अतीत में जो हमारा यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था उसी की एक नदी थी जिसका नाम था गोदावरी, लेकिन कालक्रम में चूंकि यह दो राज्यों में विभक्त हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो इसलिए निजाम सागर से प्रश्न बना है। और निजाम सागर वर्तमान में जो है ये कहां पर है? तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में। आंसर यहां पर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अगला प्रश्न यहां पर है, व्हाट काइंड ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम हायर लीव्स ब्रेक इनटू फुट स्लोप प्लेन्स ऑफ लो ग्रेडियंट? अर्थात जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? यहां पर विकल्प है बिंदु पट्टी, बाढ़ के मैदान, जलोढ़ के मैदान और प्राकृतिक तटबंध। तो यहां पर आपको हर प्रश्न के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए कि यहां पर क्या होना चाहिए। तो यहां पर जो ऑप्शन है ये है जलोढ़ का मैदान, क्योंकि प्राकृतिक जो तटबंध बनता है ये क्या होता है पहले इसको हम समझते हैं। जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती है, सिंपल सी बात, किसको काटती है? मैदान को काटती है, तो जो मैदान बनता है उसको कहते हैं जलोढ़ मैदान। क्या कहते हैं? जलोढ़ मैदान।
और नदी जब काट करके रास्ता क्लियर करती है तो दोनों तरफ जो तटबंध बन जाते हैं उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। और प्राकृतिक तटबंध जब टूटता है तो तबाही काफी ज्यादा आती है। जैसा आप देखते हैं जो चाइना की रिवर है ह्वांगहो रिवर, एक काफी ज्यादा प्राकृतिक तटबंध बनाती है और फिर प्राकृतिक तटबंध को काट भी देती है, इसलिए बाढ़ आता है और काफी ज्यादा मात्रा में जनधन की हानि भी होती है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। और अगला प्रश्न यहां पर है, विच इज द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर, अर्थात कृष्णा नदी के जल का सोर्स क्या है, अर्थात इसका उद्गम प्लेस क्या है? मुल्ताई, ताल, महाबलेश्वर और अमरकंटक। तो जो आंसर है आप सभी को स्पष्ट होगा, उसका नाम है महाबलेश्वर। जबकि त्र्यंबकेश जो त्र्यंबक का पठार है ये कहां पर है? नासिक के पास है। महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र के ही सेक्शन में आता है और नासिक के पास जो है त्र्यंबक का पठार है, वहां से निकलती है गोदावरी। क्या निकलती है? गोदावरी। महाबलेश्वर से कौन निकलती है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। इसी प्रकार अमरकंटक से आप देखेंगे तो महानदी निकलती है, नर्मदा निकलती है और सोन निकलती है। चूंकि इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर होगा ये हो जाएगा महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, which of the following rivers is the fifth largest river and the largest west flowing river? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? अब देखो, अगर केवल एक ही टर्म देखो कि पश्चिम की ओर, किस तरफ? पश्चिम की ओर, इतना ही शब्द समझो, पश्चिम की ओर बहने वाली अर्थात अरब सागर, कौन सी नदी है? और विकल्प पढ़िए, नर्मदा, फिर है अरवरी, गोदावरी, सुवर्ण रेखा। तो सुवर्ण रेखा तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाती है। कह रहा पांचवी सबसे बड़ी नदी है, तो यदि पांचवी सबसे बड़ी नदी है तो वहां पर अरवरी का नाम आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर भारत की सबसे बड़ी नदी की हम बात करें तो सबसे बड़ी नदी तो कौन मिलती है? गंगा मिलती है, सबसे बड़ी नदी यही है। उसके पश्चात अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा मिलती है। कौन सी मिलती है? ब्रह्मपुत्रा है। उसके पश्चात आप देखेंगे तो गोदावरी मिलती है। कौन मिलती है? फिर कृष्णा मिलती है और उसके पश्चात कौन मिलती है? तो नर्मदा मिलती है। कौन मिलती है? नर्मदा मिलती है। तो नर्मदा एक प्रकार से पांचवें नंबर पर है और पश्चिम की तरफ बहने वाली यह प्रमुख नदी है। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नर्मदा रिवर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ करके हम लोग उत्तर देंगे। क्या लिखा गया यहां पर? प्रसिद्ध अर्थात द फेमस कल्चरल साइट रानी की बाव इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव किस नदी के तट पर स्थित है? यहां पर है सरस्वती है, यमुना है, हुगली है और महानदी है। तो एक ही आंसर यहां पर सही होगा और वह जो आंसर हो जाएगा यहां पर है सरस्वती नदी। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी, जिसके तट पर स्थित है रानी की बाव। अब एक प्रश्न अगर आप देखें तो एक प्रकार से हिस्ट्री का भी प्रश्न बनता है, क्योंकि रानी की बाव का जो टर्म है यह हिस्ट्री से है, लेकिन चूंकि इसका लोकेशन नदी से है इसलिए इसका संबंध ज्योग्राफी से भी हो जाता है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे जो डिलेमा में रहेंगे कि यह प्योर ज्योग्राफी का है कि प्योर हिस्ट्री का है। तो यह ना तो ज्योग्राफी का है ना तो हिस्ट्री का, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। चलिए आगे आ जाते हैं और अगला प्रश्न भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। लिखा है, विच इज द पगलिहार डैम लोकेटेड? पगलिहार बांध कहां स्थित है? विकल्प क्या लिखा गया है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना। अगर आप सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु की बहुत सी सहायक नदियां हैं और उसी सहायक नदियों में कई प्रकार के डैम हमको देखने को मिलते हैं। एक डैम उसी में है, पगलिहार है, सलाल है, क्या है? सलाल, दुलहस्ती, पगलिहार, क्या है? पगलिहार। तो ये सब डैम जो है ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शन है इसमें ना तो गुजरात में है, ना तो हिमाचल प्रदेश में है, ना तो तेलंगाना में, बल्कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, तो अब आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहां पर प्रश्न क्या लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर? अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व में बहने वाली नदी है? क्या क्या विकल्प है? ब्राह्मणी है,
शरावती है, माही है और साबरमती है। तो आप सभी को देखना है, पूरब की तरफ बहने वाली पूछ रहा है। पूरब का तात्पर्य बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो आप स्वयं समझ रहे होंगे कि जो साबरमती है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ तो जाती नहीं है, ये कहां आती है, तो यह कच्छ की खाड़ी की तरफ आती है, अर्थात अरब सागर की तरफ ही जाती है। ये तो है नहीं, क्योंकि अरब सागर की तरफ ही जाती है। माही, माही भी अरब सागर की तरफ जाती है, ये भी तो नहीं होगा। शरावती, हमने कहा था शरावती और आपकी बराही, ये दो नदियां कर्नाटक की हैं और ये भी कहां जाती हैं, अरब सागर की तरफ जाती हैं। तो ये भी तो आंसर नहीं होगा, अरब। एक ही बस्ती है, और कौन सी है, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी कहां पे है, तो ब्राह्मणी आपकी देखेंगे यह भी एक प्रकार से जो रांची का पठार है उसी के आसपास से निकलती है। तो एक प्रकार से ब्राह्मणी ही है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ अपने जल का विसर्जन करती है, और यह क्या हो जाएगी, यह पूरब की तरफ बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहां पर ध्यान से देखते हैं, क्या लिखा गया है। अब यहां पर जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है ये दूसरा टॉपिक है, अर्थात वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम, विश्व जल निकासी की व्यवस्था। यहां पर आप इसको ध्यान से पढ़ें, समझें और उत्तर दें। क्या लिखा गया है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेक्स अकॉर्डिंग टू डेप्थ फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। सर्वाधिक जो गहरी झील है उसको पहले लिखना है और जिसकी गहराई कम है उसको बाद में लिखना है। इसी क्रम में आपको अरेंज करना है। कौन कौन सी झीलें यहां पर हैं, कैस्पियन, टंगानिका, बोस्तोक, वैकाल और हाँ, तो यहां पर सबसे गहरी जो झील आपको मिलती है उसका नाम है बैकाल झील है। क्या नाम है, बैकाल। बैकाल सबसे गहरी झील है। तो बैकाल एक तो यहां मिलता है, एक यहां मिलता है। बैकाल सबसे गहरी झील है। और कहां पर है बैकाल, तो बैकाल आपको मिलती है रसिया में। कहां मिलती है, ये मिलती है रसिया की है, और यह सबसे गहरी झील है पूरे विश्व की। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है टंगानिका। क्या है, टंगानिका है। टंगानिका के अगर बारे में हम देखें तो यह भी या मिडिल एशिया के ही सेक्शन में पाया जाता है। यह दूसरी सबसे गहरी झील है। फिर कैस्पियन, अच्छा ये टंगानिका आपकी जो है यह अफ्रीका वाले पार्ट में है, कांगो जो जायरे वाला सेक्शन वहां पर मिलती है टंगानिका, तो यह अफ्रीका के सेक्शन में आती है। कैस्पियन जो है यह तीसरे नंबर की सबसे गहरी झील है और यह आपका मिडिल ईस्ट वाले सेक्शन में मिलती है। और इसी प्रकार जो आपकी बोस्तोक झील है, बोस्तोक झील जो ये विशेष तौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ पर जो आपका अंटार्कटिका वाला प्लेस है, कौन सा प्लेस है, अंटार्कटिका वाला प्लेस है, वहां पर यह देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। तो वैकाल वोस्तोक, कौन सा, वोस्तोक कहां पर है, ये है अंटार्कटिका में। कहां पर है, अंटार्कटिका में। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना है और जवाब देना है। यह भी जो प्रश्न है, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी बच्चे को हर देश की सभी नदियों के बारे में पता हो। क्या लिखा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिवर इंक्लूडिंग ट्रिब्यूटरी इन बांग्लादेश। बात समझ रहे हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। ये केवल और केवल आपको डिप्रेशन में डालते हैं और इसी चक्कर में हम लोग ये परेशान हो जाते हैं चलो अब विश्व के जितने भी देश हैं सभी देशों की सभी नदियों को याद करें। नहीं, याद नहीं करने की जरूरत है। बस ये समझना है कि हाल फिलहाल में कहां पर चर्चा खूब चल रही है। जहां की चर्चा खूब चल रही है वहां के बारे में आप पढ़ें। जैसे इस समय आपको इजराइल, फिलिस्तीन, यूक्रेन, रसिया, इन सबको याद करना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब इसका तात्पर्य यह नहीं पूरे विश्व की नदियों को आप रटने लगे, नहीं, प्रश्न नहीं बनेगा। उसी प्रकार यहां से जो प्रश्न बना है यह उस समय के समकालीन मुद्दों के तहत बनाया गया है, इसलिए यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर टोटल जो नदियां हैं बांग्लादेश की, और वैसे भारत का पड़ोसी देश है तो प्रश्न बनना तो लाजमी है। यहां पर आंसर है लगभग 700 नदियां हैं जो बांग्लादेश में फ्लो करती हैं, सभी सहायक और मुख्य नदियों को मिला करके। इसी प्रकार यहां पर अगला जो प्रश्न लिखा गया है इसको भी ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें। क्या लिखा गया है, विच सी located in the northwestern part of Indian Ocean joins the Gulf of Oman in the northwest and the Gulf of Aden in the southwest and covers a total area of, यहां पर लिखा गया है 14,91,000 स्क्वायर माइल्स, अर्थात हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में। ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर के किधर भाग में है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित कौन सा सागर, उत्तर पश्चिम में
ओमान की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अदन की खाड़ी से जुड़ता है और कुल एरिया 14,91,000 वर्ग मील है। विकल्प क्या है? अरब सागर, भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर और कोरल सागर। तो आप स्पष्ट रखिएगा, ये जो कैरेबियन सागर है इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध अटलांटिक महासागर से है। तो हिंद महासागर से इसका संबंध ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। फिर मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर आप देख रहे हैं वो भी अटलांटिक के ही संबंध में आता है, तो ये भी तो नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। इसी प्रकार कोरल सी का भी संबंध यहां पर नहीं है। जो संबंध है वो है अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। अरब सागर ही अगर देखा जाए हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसी के एक तरफ आप देखेंगे तो आपका मिलता है अदन की खाड़ी और एक तरफ मिलता है कौन सा? ओमान की खाड़ी। ठीक है, इसलिए आंसर यहां पर हो जाएगा पहला। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहां पर क्या लिखा गया है? मैच द लेक्स इन कॉलम ए विथ देयर कंट्रीज इन कॉलम बी। अर्थात यहां पर मिलान करना है और उचित आंसर का चयन करना है। क्या है? एक तरफ है झील है और एक तरफ राष्ट्र है कि किसका संबंध, मतलब किस झील का संबंध किस राष्ट्र से है। क्या लिखा गया है? बैकाल झील। तो बैकाल झील जैसा हम लोगों ने पहले ही देख लिया, ये कहां पर है? ये है रसिया में। कहां पर है? रसिया में। इसका तात्पर्य हो जाएगा ए का डी। तो ए का डी देखिए कहां कहां पर मिल रहा है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ये कहीं ऑप्शन मिल रहा है, वो है सी। देश को आप मिलान कर लें। लिखा है सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील कहां मिलती है? यूएस और कनाडा के पोर्शन पर मिलती है, जहां पर 5 झीलें हैं, जहां पर सुपीरियर है, ईरी है, मिशिगन है, तो वहां पर आपको 5 झीलें मिलती हैं। ह्यूरॉन, वो सब कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है, जिसको महान झील के नाम से जानती है। तो यह वाला पार्ट जो है इससे मिल जाता है, तो अर्थात सेकंड का बी मिल जाता है। इसी प्रकार यहां पर लिखा है लोच लोमंड जो है किसके साथ मिलता है? तो यह आपको मिलता है स्कॉटलैंड में। और यहां पर लिखा है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया आपका अफ्रीका में है, अर्थात युगांडा एंड तंजानिया के पास। इस प्रकार जो आंसर हमारा सही होता है, ये होता है सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगले प्रश्न को भी बहुत ध्यान से पढ़ करके और सोच समझ के उत्तर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहां पर जो इक्वेशन है, प्रश्न है, क्या लिखा गया है? द अमेजन रिवर considered the longest river in the world with a length of 6,400 kilometer is located in the northern part of। अर्थात दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेजन नदी, जिसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है, के उत्तरी भाग में स्थित है। अर्थात किसके उत्तर में स्थित है? क्या यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर में है? नहीं, उत्तरी अमेरिका के तो उत्तर में है नहीं, इसका संबंध तो दक्षिणी अमेरिका से है, या तो आंसर होगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया से भी इसका संबंध नहीं, अफ्रीका से नहीं है, किससे संबंध है? दक्षिणी अमेरिका से। अर्थात यह दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में स्थित है। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी अमेरिका में जो आपको एक स्थान मिलता है जिसका नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है? वेनेजुएला। और यहीं वेनेजुएला में एक नदी है जिसका नाम है ओरिनिको। क्या नाम है? ओरिनिको। और ओरिनिको की एक सहायक नदी है जिसका नाम है करोनी। तो ओरिनिको या वेनेजुएला की एक प्रमुख नदी है और इसी की एक सहायक नदी है करोनी। और इसी करोनी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात जो है यह इसी पर स्थित है, जो कहां है? करोनी नदी पर। और करोनी किसकी सहायक है? ओरिनिको की। और ओरिनिको कहां पर है? वेनेजुएला में। और वेनेजुएला कहां पर है? तो वह मिलता है साउथ अमेरिका के एकदम नॉर्थ में। और यह नदी जहां पर अपने जल का विसर्जन करती है उसी का नाम है कैरेबियन सी। क्या नाम है? कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी में ही यह ओरिनिको नदी अपने जल का विसर्जन करती है। तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब इसी के साथ आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और समझ करके उत्तर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या यहां पर प्रश्न लिखा गया है? Which of the following channels are strait is located between the ग्रेट निकोबार आइसलैंड एंड इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा चैनल जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो यहां पर अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया इसी के मध्य की बात करना है। यहां पर विकल्प क्या है? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल यहां पर नहीं है। जो 10 डिग्री चैनल है ये आपको ध्यान रखना है अंडमान और निकोबार के मध्य में है। कहां पर है? अंडमान और निकोबार के मध्य में है।
तो अंडमान निकोबार के मध्य में आपको मिलता है 10 डिग्री चैनल। जो पाक स्ट्रेट मिलता है ये कहां मिलता है? भारत और श्रीलंका के मध्य मिलता है। कहां मिलता है? भारत प्लस श्रीलंका के मध्य में मिलता है। ये भी तो आंसर नहीं होगा। फिर यहां पर लिखा ग्रैंड चैनल, हाँ ग्रैंड चैनल सही है। ये जो लिखा है 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल हम जब देखते हैं तो एक है लक्षद्वीप, एक है मिनिकॉय और एक है आपको मालदीव, 3 स्थान मिलते हैं। तो यह आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में मिलता है। कहां मिलता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में मिलता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में कौन मिलता है? आपको 9 डिग्री चैनल मिलता है। इसी प्रकार आपको सुंडा जलडमरू मध्य मिलता है। कौन मिलता है? सुंडा। ये जो सुंडा है यह जावा और सुमात्रा के मध्य में मिलता है। जावा एवं सुमात्रा के मध्य में मिलता है। और इसी प्रकार एक मिलता है जिसका नाम मलक्का है। क्या नाम है? मलक्का, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में मिलता है। कहां मिलता है? इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में मिलता है। इसी प्रकार एक और आपको मिलता है जिसका नाम है कोको। क्या नाम है? कोको। कोको जो मिलता है यह म्यांमार प्लस अंडमान निकोबार के मध्य में मिलता है। इस प्रकार आप इस जल संधियों को क्या करें? याद रखें। जल संधि क्या होती है? 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ता है और 2 स्थल खंडों को सेपरेट करता है। तो चाहे वहां पर सुंडा की बात करें, चाहे मलक्का की बात करें, चाहे कोको की बात करें, चाहे 9 डिग्री चैनल की बात करें, चाहे 8 डिग्री चैनल की बात करें। जो 8 डिग्री चैनल अगर उसकी बात करें तो 8 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में है। किसके मध्य में है? मालदीव के मध्य में है। तो इस प्रकार से आपको जल संधियों के बारे में याद करना है और अपने उत्तर को देने का प्रयास करना है, गलत नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को याद कर लें और आते हैं अपने अगले पृष्ठ पर, और अगले पृष्ठ को भी ध्यानपूर्वक पढ़ करके उत्तर हम लोग देंगे। क्या लिखा गया है? द सिटी ऑफ इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द यांगत्जे रिवर। तो सहज प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पता तो ऐसे जवाब दीजिए। लिखा गया है शहर यांगत्जे नदी के मुहाने पर कौन सा शहर स्थित है? यहां पर ऑप्शन लिखा गया है संघाई है, बीजिंग है, लहासा है और ग्वांगझू है। क्या है? ग्वांगझू है। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा ये संघाई है, जो चाइना का पार्ट है। किसका है? चाइना। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले पृष्ठ पर, और अगला जो यहां पर अब टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है, ये पुनः जो मिनरल्स हैं, एनर्जी रिसोर्स हैं, इसकी चर्चा यहां पर की जाएगी। तो यही हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर कुछ प्रश्नों की चर्चा हो जाती है। क्या प्रश्न यहां पर सबसे पहला लिखा गया है? व्हाट इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर अर्थ इंटरनल हीट इंजन्स, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक उष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा सोर्स क्या है? यहां पर क्या क्या विकल्प लिखा गया है? रेडियो जनित उष्मा और महासागरीय ज्वारीय उष्मा। तो रेडियो जनित तो ठीक था, रेडियो जनित तो है, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में रेडियोधर्मी प्रोडक्ट है जिसके कारण एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो लिख दिया महासागरीय ज्वारीय उष्मा, ये गलत है, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग का संबंध नहीं है। फिर लिख रहा है ज्वालामुखी उष्मा और सौर उष्मा। तो ज्वालामुखी तो ठीक था, लेकिन सौर उष्मा क्या हो गया? पुनः ही गलत कर दिया। फिर लिख रहा है सौर उष्मा महासागरीय ज्वारीय, तो ये तो दोनों गलत है, ये भी संबंध नहीं है, ये भी संबंध नहीं। यहाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग से कहां इसका संबंध है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो संबंध है वो है रेडियो जनित उष्मा और प्रारंभिक उष्मा। और यही जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, इसी के परिणाम स्वरूप जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में आप प्रवेश करते हैं ऐसे, तो प्रति 100 मीटर की गहराई पर, ध्यान रखिएगा, नहीं प्रति किलोमीटर की, यहां पर प्रति 100 मीटर की गहराई पर जो टेम्परेचर बढ़ता है यह लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। और अगर पूछा जाए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितने बढ़ता है, तो लगभग 32 मीटर पर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब हम जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई में प्रवेश करते हैं तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है, अर्थात 100 मीटर पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसके बढ़ने के पीछे जो कारण है वह है रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल की प्रधानता होने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर टेम्परेचर में वृद्धि होती है। बातें स्पष्ट हो गई होंगी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है द बैलाडिला रेंज ऑफ छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। छत्तीसगढ़ की बैलाडिला जो पर्वत श्रेणी है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जानी जाती है? यहां पर कॉपर, बॉक्साइट, लौह अयस्क और कोयला। तो आंसर यहां पर हो जाएगा लोहा। लोहा की अगर अयस्क की बात करें तो यहां पर कई अयस्क होते हैं, इसी में आपको मिलता है हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट,
लेमोनाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, और एक होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। तो यह कुछ अयस्क हैं लोहे के जिसके बारे में पूछा जाता है, और जिसमें अगर आप देखें तो लिमोनाइट, सीडेराइट, यह लो क्वालिटी के लोहे हैं। कैसे हैं? लो क्वालिटी के लोहे होते हैं, ये ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अगर छत्तीसगढ़ के अन्य हम खानों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक मिलता है जिसका नाम है डल्ली राजहरा। क्या नाम है? डल्ली राजहरा। और नोवा मंडी जो है ये कहां पर है? ये है झारखंड में। नोवा मंडी कहां पर है? ये है झारखंड में। और डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा ये कहां पर है? ये है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। बाकी बैलाडीला भी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। और ये लोहे की क्या है? प्रसिद्ध खाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर लिखा गया है द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन सीमेंट। जो सीमेंट हम लोग बनाते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग घर के निर्माण में प्रयोग करते हैं, उसी बारे में पूछ रहा है। इसमें सिलिका कितना होता है? यहां पर लिखा गया 27 से 35, 37 से 45, 17 से 25 और 47 से 55। तो आंसर जो यहां पर है ये है 27 से 25% प्रयोग किया जाता है सीमेंट में। किसका? सिलिका का। ठीक है। सिलिका मतलब होता है चट्टान चूर्ण। सिलिका का तात्पर्य क्या होता है? ये होते हैं चट्टान के चूर्ण है, चट्टान चूर्ण। और चट्टान चूर्ण में भी विशेष तौर पर कौन? रेत है। क्या है? रेत है। ये ध्यान रखिएगा। हर प्रकार की चट्टान नहीं, बल्कि जो रेत युक्त है अर्थात बलुआ पत्थर। क्या कहते हैं? इसी को हम कह सकते हैं बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर का यहां पर प्रयोग होता है कितना? 17 से लेकर के 25% तक। ठीक है। आगे आते हैं और अगले प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ करके उत्तर हम लोग देंगे। क्या यहां पर प्रश्न लिखा गया है? द प्रिंसिपल, फिर बीच में हमको कुछ फिलअप करना है। रिजर्व आर द नेवेली इन तमिलनाडु, अर्थात के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है। बॉक्साइट, लौह अयस्क, तांबा और लिग्नाइट। तो यहां पर लिग्नाइट का प्रमुख भंडार आपको नेवेली में मिलता है। लिग्नाइट क्या है? लोहे, अरे कोयले का एक कह सकते हैं रूप है। कोयला जो होता है 3 रूपों में पाया जाता है। जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है उसका नाम होता है एंथ्रेसाइट। क्या नाम होता है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला है यह सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, एंथ्रेसाइट। जो सेकंड क्वालिटी है वो होता है बिटुमिनस। क्या होता है? बिटुमिनस। बिटुमिनस लो क्वालिटी का है उसकी तुलना में। और सबसे घटिया जो होता है इसका नाम होता है लिग्नाइट। क्या होता है? लिग्नाइट। ये लिग्नाइट जो है यह अवसादी है। कैसा है? अवसादी कोयला है। जो एंथ्रेसाइट है यह रूपांतरित है। क्या है? रूपांतरित है। लेकिन किसका रूपांतरण है? इसी अवसादी का। जब इसी लिग्नाइट का रूपांतरण करते हैं, इस पर टेम्परेचर और प्रेशर लगाते हैं, तो यही रूप बदल करके हो जाता है एंथ्रेसाइट। क्या हो जाता है? एंथ्रेसाइट कोयला, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। और जो बिटुमिनस कोयला है यह एक प्रकार का आग्नेय कोयला है। कैसा है? यह आग्नेय चट्टान है। और इसी का जब रूप बदलता है बिटुमिनस का, तो बनता क्या है? ग्रेफाइट बनता है। क्या बनता है? ग्रेफाइट बनता है। और फिर इसका रूप बदलता क्या बनता है? हीरा। तो ग्रेफाइट और हीरा जो है यह बिटुमिनस का अपर रूप है, जो आग्नेय चट्टान है। लेकिन एंथ्रेसाइट जो है यह भी रूपांतरित है, लेकिन किसका यह रूपांतरित है? तो लिग्नाइट का यह रूपांतरित चट्टान है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक हम लोग समझते हैं। क्या लिखा गया है? द गल्फ ऑफ खंभात, द गल्फ ऑफ कच्छ एंड सुंदरबन रीजन प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग एनर्जी इन इंडिया, अर्थात खंभात की खाड़ी, फिर लिखा है कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र भारत में ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। क्या क्या यहां पर लिखा है? विंड। तो विंड तो है, मानते हैं, लेकिन विंड उतनी आइडियल एनर्जी नहीं है। फिर है उष्मीय, उष्मा का भी यहां पर कोई रोल नहीं है, सौर का भी नहीं है। किसका है? यहां पर टाइडल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? टाइडल एनर्जी होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहां पर जो गल्फ ऑफ खंभात है, गल्फ ऑफ कच्छ है, यहां पर विंड है, लेकिन विंड से ज्यादा किसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर है? ज्वारीय ऊर्जा की है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। और अगला प्रश्न तथा इस एपिसोड का लास्ट प्रश्न है, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और अपने प्रश्न को उत्तर हम लोग देते हैं। क्या लिखा गया यहां पर? विच स्टोन कुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल लाइक आयरन इनटू गोल्ड, अर्थात कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है? तो यह कहानियों में सुनी हुई बातें होती हैं।
और उसी को प्रश्न के रूप में पूछा गया है और इसका आंसर भी आप सभी लोगों को स्पष्ट होगा। क्या यहाँ पर विकल्प है? पारस पत्थर है, फिर लिखा गया है पन्ना है, जेड है और तांबा पत्थर है। तो स्पष्ट होगा, इसका नाम है पारस पत्थर। क्या नाम है? पारस पत्थर, जो किसी भी यहां पर बात कर रहा है आधार धातु को अगर छू दे, लोहे जैसी आधार धातु को, तो वह सोने में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज का प्रश्न यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में शेष प्रश्नों की चर्चा करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।